हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। मैं उमा शंकर। झारखंड करंट अफेयर्स के पिछले 3 वर्ष के क्वेश्चंस 2024, 25 और अभी 2 से 3 मंथ। जैसे जैसे टाइम जो है पार होगा तो इसमें 2026 के मंथ्स भी ऐड किए जाएंगे। अब क्या है कि जो जेपीएससी का एग्ज़ाम होता है या फिर जेएसएससी का एग्ज़ाम, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लेटेस्ट करंट अफेयर है, जैसे कि लेटेस्ट आप किसको बोलेंगे। अभी जेपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है तो लास्ट ईयर 2025, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसके पहले के भी करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए 1 वर्ष पहले तक का क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। कुछ क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रिपीट होंगे अलग अलग तरीके से, ताकि उस चीज़ के कंटेंट को आप आसानी से याद कर पाएँ। और इसका जो है बाइलिंगुअल टेस्ट आप ऐप में दे सकते हैं। ठीक है, ऐप कौन सा है? जीएस बाय उमा शंकर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट सैटरडे को आया था, ये सेकंड पार्ट है। और हर पार्ट में हम लोग जो है 25 क्वेश्चन देख रहे हैं। 1 से लेकर 25 तक ये पार्ट 1 में हुआ था, और 26 से लेकर 50 ये क्वेश्चन नंबर हम लोग आज देखेंगे। डेली मॉर्निंग में आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, कभी कभी 2-3 लेक्चर अपलोड होगा, कभी कभी 1 लेक्चर अपलोड होगा। एग्ज़ाम के बहुत पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं झारखंड के, चाहे वो जेएसएससी का हो, जेपीएससी का हो, सभी एग्ज़ाम में ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तरी कर्णपुरा तापीय विद्युत परियोजना, नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये झारखंड के किस जिले में स्थित है? ठीक है, ये जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है, ये कहाँ पर है? देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि नॉर्थ कर्णपुरा है तो नॉर्थ कर्णपुरा कोलफील्ड जो है ये चतरा, हजारीबाग, लातेहार में आता है। आपको यहाँ पावर प्लांट के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका जो आंसर है ये है क्या है, कहाँ? ये एग्जैक्टली चतरा में है। ठीक है, ये जो है एग्जैक्टली कहाँ है? चतरा में है। अब चतरा तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन में कभी कभी ऐसा आपको मिलेगा कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट को ढूंढ रहे हैं वो नहीं होगा, और उसका जो पेरेंट डिस्ट्रिक्ट है, जो मदर डिस्ट्रिक्ट है, वो ऑप्शन में मिलेगा, तो उसको आप टिक कर सकते हैं। जैसे कि चतरा इसका आंसर है, चतरा में है ये, लेकिन चतरा नहीं है। तो चतरा का जो पेरेंट डिस्ट्रिक्ट है, चतरा का जो मदर डिस्ट्रिक्ट है, उसको आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग। हजारीबाग क्यों हुआ ये आप समझ गए हैं। तो ऐसे ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि ये चतरा में हजारीबाग आंसर क्यों होगा, तो आप समझ गए इस चीज़ को। ठीक है, अब ये जो नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ये है क्या? एनटीपीसी आप जानते हैं, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। ठीक है, तो इसी के थ्रू जो है इसका संचालन किया जा रहा है। और इसमें 660 मेगावाट की 3 प्लांट है। 660 मेगावाट की 3 प्लांट है। ठीक है, टोटल कितना हो जा रहा है? टोटल 1980 मेगावाट हो जा रहा है। ठीक है, और इसमें खास बात ये है, इस प्लांट का खास बात ये है कि जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसके कूलिंग सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें जो है वाटर कंजर्वेशन टेक्निक को अपनाते हुए एयर कूल्ड कंडेंसर का इस्तेमाल हुआ है। और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला पावर प्लांट है, तो इस चीज़ के लिए आप याद रखेंगे। अब आते हैं इस वर्ड में, उत्तरी कर्णपुरा। मैंने बताया था पिछले वाले क्लास में कि झारखंड में आईबीएम के रिपोर्ट के अनुसार 12 कोलफील्ड एरिया है। कितने हैं? 12 कोलफील्ड एरिया। जैसे कि नॉर्थ कर्णपुरा, साउथ कर्णपुरा, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, राजमहल, इस तरह से टोटल 12 हो जाते हैं। तो उसमें से नॉर्थ कर्णपुरा एक कोलफील्ड एरिया है जो कि चतरा, हजारीबाग, लातेहार डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आया था पिछले बार जेपीसी में। देखिए, 2 चीज़ याद रखना है। अगर हम लोग एरिया की बात करेंगे तो एरिया में नॉर्थ कर्णपुरा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं एरिया के लिए तो नॉर्थ कर्णपुरा ये सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाता है, सबसे बड़ा होता है।
लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कोयले के रिजर्व के लिए, ठीक है, वैल्यू के लिए, अमाउंट की बात करते हैं, कोल रिजर्व की बात करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, झरिया आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर कोल रिजर्व की बात होती है तो झरिया, और अगर एरिया की बात होती है तो नॉर्थ कर्णपुरा। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ऐसे जो डाउट वाले पॉइंट्स हैं उसको कंसेप्चुअली समझना बहुत जरूरी है, ताकि क्वेश्चन के वर्ड के हिसाब से आप अपना आंसर का ऑप्शन चेंज कर पाए, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिला प्रशासन ने बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए बोर्ड परीक्षा विजय अभियान शुरू किया है? तो ये तो आप जान गए होंगे, पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन था। तो जो गुमला डिस्ट्रिक्ट है, ऑप्शन सी, ये दो काम के लिए भी फेमस है। पहला तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया गया है, जिसके लिए पुरस्कार भी दिया गया है, सम्मानित किया गया है डिप्टी कमिश्नर को, ठीक है। ये अभियान एक बड़ा हिस्सा है, ठीक है, जो सुधार किया गया है। तो बोर्ड परीक्षा विजय अभियान, इसमें क्या है, क्लास 10 और 12 के बच्चों को, जो कमज़ोर हैं, उनको पास करवाने के लिए, पास मार्क्स वो ऑब्टेन कर सकें, इसके लिए उनको अलग से कोचिंग, अलग से मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, ये सब प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि पास मार्क्स उनका आ सके। ये हो गया। दूसरा क्या है, रागी मिशन के तहत काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा गुमला डिस्ट्रिक्ट का, और इस कारण से इनको जो है झारखंड में, इसको जो है झारखंड में रागी कैपिटल के रूप में जाना जा रहा है, ठीक है, रागी कैपिटल। तो गुमला जो है रिसेंटली ये दो कारण से फेमस हुआ है, ओके। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्मियन काल के दौरान दामोदर बेसिन का हिस्सा कौन सा प्राचीन महाद्वीप था? तो ये जो है आप इसके कंसेप्ट को समझते होंगे कि पहले क्या था। पहले एक ही जो है कॉन्टिनेंट था, पैंजिया, और एक ही ओशियन था, ठीक है। धीरे धीरे ये जो कॉन्टिनेंट है दो पार्ट में टूटता चला गया, ये जो है दो पार्ट में टूटा। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला गया, लारेसिया, और नीचे वाले जो साउथ वाला पार्ट है इसको बोला गया गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये क्या हो गया, लारेसिया, और ये गोंडवाना लैंड। तो इंडिया जो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और इंडिया हिस्सा तो झारखंड भी हिस्सा रहेगा, ठीक है। तो दामोदर बेसिन जो है, यहाँ ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, पूछा गया है कि किस प्राचीन महाद्वीप का, ठीक है। तो लारेसिया या फिर गोंडवाना, तो ये गोंडवाना का हिस्सा था, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये गोंडवाना लैंड जो है ये कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं चट्टान की, गोंडवाना रॉक, तो वो अलग होता है। सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना रॉक में पाया जाता है, जो कि दामोदर बेसिन में मिलता है। तो वो अलग कंसेप्ट है, उसको बाद में बताया जाएगा, यहाँ बता दिया जाएगा तो फिर आप कंफ्यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बात रहा पर्मियन काल का, तो इसको एक बार फिर से समझिए, मैंने पिछले बार समझाया था। और ये न्यूज़ में क्यों है, पर्मियन काल न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली झारखंड के चतरा जिला में स्थित अशोक माइंस में रिसर्च हुआ था। उसमें दो चीज़ पाया गया, एक तो ओशियन का साक्ष्य पाया गया, और दूसरा पौधे के जीवाश्म पाए गए, पौधे के बीज के जीवाश्म पाए गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखिए आप, ये आपको दिख रहा होगा। मेनली तीन टाइम पीरियड होते हैं, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सिनोजोइक। पैलियोजोइक सबसे पहले होता है। मेसोजोइक ये वही टाइम है जब जुरासिक का टाइम आता है, ठीक है। और सिनोजोइक में ह्यूमन एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। इसमें देखिए ह्यूमन जो है सिनोजोइक में है, उसके पहले ह्यूमन नहीं है। जो डायनासोर है वो किस में है, मेसोजोइक में है। पैलियोजोइक, पैलियोजोइक में ही इसका जो लास्ट टाइम पीरियड होता है ये क्या है, परमीन काल है, लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले, मतलब 20 से 25 करोड़ वर्ष पहले की बात है, ओके। तो उस टाइम के जीवाश्म मिले हैं अभी झारखंड में, उस टाइम के, कितना पुराना है। पौधे के बीज के साक्ष्य मिले हैं, और ओशियन का जो है साक्ष्य मिला, जिससे पता चलता है
कि ये एरिया उस टाइम समुद्र के अतिक्रमण में समुद्र के कांटेक्ट में आया होगा। ओके, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार राज्य में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति क्या है? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, ये आप समझते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है? अभी किसी चीज का प्राइस 100 रुपीज है, बाद में चल करके वो 120 150 हो जाता है, तो क्या हुआ? प्राइस इंक्रीज कर गया, इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई बोला जाता है। ठीक है, महंगाई दर जितना ही ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन जितना ही ज्यादा होगा, परचेसिंग पावर उतना ही कम होगा। ठीक है, अभी होता क्या है, जैसे टमाटर है, टमाटर का दाम अगर हो जाता है 60 रुपए 80 रुपए, तो लोग कम खरीदते हैं। वही हो जाएगा 10-20 रुपए, तो 1-2 किलो उठा करके ले आते हैं चटनी बनाने के लिए। तो परचेसिंग पावर जो है इन्फ्लेशन पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, लेटेस्ट अभी इकोनॉमिक सर्वे कौन सा है? 25 से 26। तो इसमें जो इन्फ्लेशन बताया गया वो कैसा बताया गया है? ठीक है, इंक्रीज हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, स्टेबल रहा है, या फ्लक्चुएशंस है? देखिए, फ्लक्चुएशन तो देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल जब हम देखते हैं तो क्या मिलता है हमें? डिक्लाइन मिलता है, मतलब पहले के रिस्पेक्ट में जो इन्फ्लेशन है वो कम हुआ है। ठीक है, और कितना कम हुआ है, इसका जो परसेंटेज है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, परसेंटेज इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 2023 से 24 इसमें जो इन्फ्लेशन रेट था वो था 6%। ओके, और अभी जो लेटेस्ट है 2025 से 26 इसमें इन्फ्लेशन कितना है? 4%। तो ये कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ओके, और आरबीआई का टारगेट है, निर्धारित ऊपरी सीमा तय किया गया, अपर टॉलरेंस तय किया गया 6%। तो 6% के अंदर ही रखना है, जिसमें झारखंड सफल रहा। ओके, तो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है। ओके, नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड की अर्थव्यवस्था के जीएसवीए में कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान 2025 से 26 में लगभग कितना रहा? ओके, अप्रोक्सीमेट कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स टू दी जीएसवीए। ये जीएसवीए क्या होता है, इसको समझते हैं। जीएसवीए, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। तो ये क्या है कि किसी भी राज्य का जो जीएसवीए है, ये क्या बताता है कि इकोनॉमिक्स में अलग अलग एरिया, जैसे कि कृषि, उद्योग और सर्विसेज, तो इसका योगदान कितना रहा? कृषि, उद्योग, सेवा, इसका जो है कंट्रीब्यूशन कितना रहा, ये बताता है जीएसवीए, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। ठीक है, तो ये बताता है। तो इसका आंसर कितना है? 12.3%। इसको डायरेक्ट आप याद कीजिए, ये डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, 12.3%, ये परसेंटेज में हो गया। इसका देखिए, ये जो है पहले से परसेंटेज कम हो गया, पहले वर्ष पिछले वाले ईयर के रिस्पेक्ट में अभी ये वैल्यू परसेंटेज में कम हो गया है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं तो ये बढ़ गया है। पहले था 28,000, अभी ये हो गया है 38,200 करोड़। ठीक है, पहले कितना था? 28,470, अभी 38,200 करोड़ हो गया है। ओके, अब इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में जो है कृषि भी एक क्षेत्र आ जाता है, मतलब इस सेक्शन में कृषि भी एक एरिया आ जाता है। तो कृषि के लिए मैंने आपको बताया था, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा था, कि जो इकोनॉमिक्स है ये किस पर आधारित है, तो ये कृषि पे आधारित है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा कि इनकम जो है, इनकम के आधार पर इकोनॉमिक्स किस पर आधारित है, ठीक है, इनकम के अनुसार, तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनिंग इंडस्ट्री। तो इनकम का जो सोर्स है वो है माइंस और इंडस्ट्री। लेकिन जब हम बात करते हैं कि बेस इसका क्या है, इकोनॉमिक्स का किस पे आधारित है, तो कृषि। कृषि क्यों हो जाता है? क्योंकि ज़्यादातर रोजगार जो है वो कृषि से मिलता है। लेकिन कृषि इतना भी नहीं होता है कि एक्सपोर्ट किया जा सके, खुद के इस्तेमाल के लिए कृषि की जाती है ज़्यादातर झारखंड में, क्योंकि यहाँ सिंचाई व्यवस्था उतनी कुछ खास नहीं है और पठारी एरिया है, मैदानी क्षेत्र नहीं है बिहार की तरह। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है,
कृषि वाला याद रखना है कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक है, 50% के आसपास है, लेकिन इनकम किससे ज़्यादा मिलता है? माइंस से, इंडस्ट्री से। ओके, चलिए नेक्स्ट है, बजट 2026 से 27 में बिरसा बीज उत्पादन योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस सेक्टर के लिए, किस एरिया के लिए, किस स्कीम के लिए कितना अमाउंट अलॉट किया गया है बजट में। ओके, तो अभी का जो बजट है वो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का है। अभी जो बजट आया वो कितना है? लगभग 1.5 करोड़, 1.58 लाख, इतना बजट है, ठीक है। इस बजट में देखिए पिछले बार क्या था, इस योजना के लिए जो अमाउंट था वो कम था, 95 करोड़ था। अभी ये कितना हो गया है? अभी ये हो गया 145 करोड़। पिछला बार कितना था? 95, अभी कितना हो गया? 145। दोनों याद रखना है, पिछली बार कितना था? 95 करोड़, अभी कितना है? ये लास्ट ईयर हो गया, अभी कितना है? 145 करोड़। ओके, और अगर ओवरऑल कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो कृषि क्षेत्र के लिए जो अमाउंट अलॉट किया गया है ये है 4,884 करोड़ रुपए, 4,884 करोड़ रुपए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये योजना है क्या? बिरसा बीज उत्पादन योजना। तो इसमें क्या है कि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले उन्नत बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे, यही इसका है उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड बजट 2026 से 27 में ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इकोनॉमिक्स में एक बात बता दूं आपको, इकोनॉमिक सर्वे जो है झारखंड का 3 वर्ष का, 2000, अभी जो लेटेस्ट वो कितना है? 25 से 26, फिर 24 से 25 और 23 से 24। अगर ये थर्ड वाला नहीं भी बताया जाए, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका इकोनॉमिक सर्वे में 17 चैप्टर्स होते हैं। कितने होते हैं? 17 चैप्टर्स। हर चैप्टर को उसके जो इंपॉर्टेंट डेटा हैं वो बताए जाएंगे विथ क्वेश्चंस, क्वेश्चन के माध्यम से बताया जाएगा, और एक ही चीज़ को बार बार अलग अलग तरीके से रिपीट किया जाएगा, क्योंकि ये डेटा है, फैक्ट है। तो अलग अलग तरीके से रिपीट करने से ये होगा कि ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से इसको बताया जाएगा, और ये सारे क्वेश्चंस को आप बाइलिंगुअल फॉर्म में जो है टेस्ट के रूप में अटेम्प्ट कर पाएंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से नहीं छूटे। इकोनॉमिक सर्वे का जो कंटेंट है ये सिर्फ पीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेंस इंटरव्यू तक काम देगा आपको, ठीक है। जेएसएससी के सारे एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, जेपीएससी पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पेड क्लासेस में अपलोड किया जाएगा, झारखंड जीएस का जो फाउंडेशन क्लास है उसमें अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ बता रहा था कि जो इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, जो बजट है 26 से 27, इसमें ग्रामीण विकास के लिए कितना अमाउंट अलॉट किया गया है? तो ये 12,346 करोड़ रुपए। इसमें क्या होता है? ग्रामीण विकास में क्या आ जाता है? जैसे गांव है तो गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लिवलीड हो गया, मनरेगा जैसी योजनाएं हो गई, तो ये सब आ जाता है ग्रामीण विकास में, ठीक है। बजट कितना है? 1.58 लाख करोड़। और इसमें दो फिगर आप देख रहे होंगे, एक है 14,065, ये किसके लिए है? कुछ लोग शायद आंसर कर पा रहे होंगे, गेस कीजिए, पिछले बार बताया गया था। 14,065 ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए। ओवरऑल महिला बाल विकास के लिए कितना था? एक छोटा सा रिवीजन करवा देता हूं। महिला बाल विकास के लिए 22 करोड़, और 14,000 ये किसके लिए? मैया सम्मान योजना, ठीक है। और अगर जेंडर बजट की बात की जाए तो लगभग ये 34,000 करोड़, 34,000 करोड़, तीनों याद रखना है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो डी में आप फिगर देख रहे हैं 16,251, ये क्या है? 16,251
स्कूल एजुकेशन है ना, स्कूल एजुकेशन के लिए आवंटित बजट है, स्कूल एजुकेशन के लिए आवंटित बजट, ऑप्शन। नेक्स्ट, फायर वॉरियर अभियान के तहत कितने ग्रामीणों को नामांकित किया गया है? फायर वॉरियर, तो फायर वॉरियर जो है, जैसा कि नाम से लग रहा है फायर से जुड़ा हुआ है, तो ये जंगलों में जो आग लग जाती है तो उसी से संबंधित है, और एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो जंगलों में आग जो लगता है उसको बुझाने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। और इसमें क्या है, ओवरऑल टोटल जो है 28,000 ग्रामीणों को शामिल किया गया है, 28,000 ग्रामीणों को शामिल किया गया है, और इनको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। देखिए पिछले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था 1 GB योजना, 1 GB योजना, तो उसमें मैंने ये मेंशन कर दिया था कि उनको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप से उनको नहीं जोड़ा जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से इनको फायर वॉरियर को जोड़ा जाएगा, ठीक है। एक और करेक्शन करना था उसमें, 1 GB सही लिखा मैंने, लगता गलत है, खैर 1 GB योजना, इसमें दो चीज करेक्शन करना था। मैंने बोला था कि 17 गांव हैं, 17 गांव 18 महिला, ठीक है। इसमें ये मैं बोलना भूल गया था, हर गांव से 18 महिला, ठीक है, हर गांव से 18 महिला। तो 17 गांव है, तो 17 गांव से, हर गांव से अगर आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 300 से पार हो जाएगा, ठीक है। एक ये, दूसरा इनको व्हाट्सएप से नहीं जोड़ा जाएगा, इनको वर्दी उपलब्ध करवाया जाएगा, और ये जो फॉरेस्ट गार्ड है उनके साथ ये घूमेंगी महिलाएं। चलिए इस अभियान में आते हैं, इनको व्हाट्सएप से जोड़ा जाएगा 28,000 जो ग्रामीण है, ताकि तुरंत सूचना जो है वो मिल सके सभी को, और जो जंगलों में आग लगता है उस पर कंट्रोल पाया जा सके, ठीक है। तो जंगलों की आग, फॉरेस्ट फायर को रोकने से संबंधित है और कुछ नहीं, ऑप्शन टी। नेक्स्ट, 69th राष्ट्रीय विद्यालय खेल का आयोजन किस संस्था के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है? इसमें एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, लेकिन अलग ढंग से पूछा गया है, ठीक ना। जो इंपॉर्टेंट है उसको दो तीन क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया है, ताकि वो छूटे नहीं, याद हो जाए। जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है उनको एक ही बार रखा गया है। तो 69th नेशनल स्कूल गेम्स किसने होस्ट किया था? रांची। 2025 से 26 दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, जनवरी में खत्म हुआ था, ठीक है। तो ये इंडिया लेवल पर होता है, नेशनल लेवल पर होता है, और ये स्कूल गेम है। ये क्या है? स्कूल गेम है, ठीक है। और ये जो है, इसके लिए संस्था क्या है स्कूल गेम के लिए? SGFI, क्या बोलते हैं इसको? स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई है? 1954 में, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 1 GB दीदी कार्यक्रम कितने समय का पायलट प्रोजेक्ट है, जिससे 17 फरवरी 2026 से शुरू किया गया? देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पिछले बार दो क्वेश्चन था, इस बार आप देख पा रहे होंगे कि एक नए ढंग से पूछा गया है। तो इसमें क्या किया है, सबसे पहले ये जो है पलामू टाइगर रिजर्व में इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है। दूसरा, 17 गांव है, तो 17 गांव, हर गांव से 18 महिला, हर गांव से 18 महिला, तो इनको शामिल किया गया है, और इनको जो है मानदेय स्टाइपेंड के रूप में कितना दिया जाएगा? 3,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ, ओके, ये हो गया। और क्या इसमें याद आप कर सकते हैं? पलामू टाइगर रिजर्व हो गया, ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है स्टार्ट किया गया है, जो कि 2 महीने के लिए है, 2 मंथ पायलट प्रोजेक्ट। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, और इसलिए इसको बहुत ही जल्द
दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पारसनाथ में अप्लाई किया जाना है। इसका काम क्या है, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका ये है कि जो अ, अवैध शिकार होता है, अवैध कटाई होता है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट होता है, उनको रोकना। इलीगल शिकार, इसको रोकना, या फिर पेड़ कटाई और कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट इसको रोकना। ये जो कन्फ्लिक्ट होता है ये कहाँ होता है? जो कोर एरिया है, किसी भी रिजर्व का दो एरिया होता है। एक होता है कोर एरिया जहाँ पर किसी को आना जाना बिल्कुल जो है प्रोहिबिटेड होता है, मना होता है, उस एरिया के जो गांव के लोग हैं वो बस आना जाना कर सकते हैं। एक होता है बफर जोन, यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस के साथ परमिशन दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो कोर एरिया वाले जो गांव हैं उनको इसमें जोड़ा गया है, इस योजना में कोर एरिया वाले जो गांव हैं उनको जोड़ा गया है, क्योंकि वही उस एरिया से ज़्यादा रूबरू होंगे ना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2 मंथ, ऑप्शन ए 2 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में डिजिटल जनगणना संचालन को सुदृढ़ करने के लिए एक समर्पित जनगणना प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है? इसके पहले जनगणना कब हुआ था? 2011 में। फिर कब होना था? 2021 में, लेकिन इस समय कोविड आ गया तो नहीं हो पाया। अब जब वापस से हमारा देश संभलता है कोविड से, तो जनगणना करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन एक नया चीज करने की सोची गई है जो कि काफी अच्छी पहल है, और वो क्या है? डिजिटल सेंसस। इसलिए इतना टाइम लग रहा है। 2025 2026 आ चुका है, लेकिन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ, बस स्टार्ट होने वाला है। तो ये टाइम क्यों लग रहा था? इसी कारण से टाइम लग रहा था, डिजिटल सेंसस के लिए। तो डिजिटल सेंसस में क्या होगा? जो काम मैनुअल तरीके से होता था उसमें जो 2-3 वर्ष लग जाते थे, अब वो कुछ ही महीनों में कंप्लीट हो जाएंगे। डेटा फीडिंग का काम है, ठीक है, डेटा मैचिंग का काम है, तो ये ऑनलाइन हो जाएगा, डिजिटल माध्यम से होगा और काफ़ी कम टाइम लगेगा इसमें, तो कुछ ही महीनों में ये पूरा हो जाएगा। इसलिए डिजिटल सेंसस को अपनाया जा रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम होगा जब डिजिटल सेंसस के माध्यम से ये काम पूरा किया जाए, ठीक है। और इसके लिए सेंसस सेल बनाया गया है, तो कहाँ बनाया गया है? रांची में, ऑप्शन सी। और इसी के आधार पर हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा सेल इस्टेब्लिश किया जाएगा, लेकिन जो हेड होगा, जो नोडल एजेंसी होगा, वो रांची में होगा, ठीक है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में भी होगा इसके बाद, और हर ब्लॉक में भी जो है एक मास्टर ट्रेनर के रूप में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि ये ऐप के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से कैसे काम करना ये सिखाया जा सके। ट्रेनिंग, एक उपयुक्त ट्रेनिंग देना होगा ना, उपयुक्त ट्रेनिंग सबको देना होगा, ताकि अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़, जैसे कि सेंसस होता है तो लोग सभी के घर जाते हैं, पूछते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो ये एक अधिनियम के तहत होता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यही है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की आगामी डिजिटल जनगणना मुख्य रूप से किस अधिनियम के तहत आयोजित की जाएगी? सेंसस होगा। कौन सा सेंसस है? डिजिटल सेंसस। तो एक एक्ट के तहत ये इंप्लीमेंट होता है, ये किया जाता है, और ये 48 है। कौन सा है? जनगणना अधिनियम 48। तो इसमें कौन कौन सा अधिकार मिलता है? इसमें जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति, अधिकारी की नियुक्ति, फिर सूचना या नागरिकों से जानकारी मांगने की अधिकार, नागरिकों से जानकारी मांगने का कानूनी अधिकार है। आपको इन्फॉर्मेशन देना ही होगा। अब इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो कि नागरिक सिटीजन नहीं चाहेगा कि वो दूसरों को पता चले। इस कारण से ये जो इन्फॉर्मेशन होता है, एक तो ये कॉन्फिडेंशियल होता है, एक तो ये कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है। दूसरा, ये जो इन्फॉर्मेशन होता है इसके माध्यम से इसको जो है आप एविडेंस के रूप में
यूज नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है, एविडेंस इन कोर्ट ये नहीं हो सकता है। तो ये दो चीज होता है, ठीक है। खैर ये एक्स्ट्रा हो गया है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जनगणना अधिनियम 1948। पहला सेंसस कब हुआ था? 1881 में। लास्ट कब हुआ है? 2011 में। और ये जो है 2021 का सेंसस होगा, ये 2021 का सेंसस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा आधिकारिक भाषाओं में संबंधित एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये पॉलिटी वाला क्वेश्चन कैसे आ गया। तो मैंने बताया था कोई भी क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं कुछ मेंशन हुआ है, कुछ ना कुछ जो है करंट में सिनारियो हुआ है, जिसके कारण से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं ये है क्या। क्या ये इसका आंसर क्या होगा? 344 का क्लाउज 1, 344 का क्लाउज 1, इसमें क्या होता है? इसमें यह कहा गया है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, उसके उस इम्प्लीमेंट होता है उसके 5 वर्ष बाद, और उसके बाद 10 वर्ष बाद, तो कहाँ से लागू हुआ है? लागू जब होता है 1950, ठीक है। तो यहाँ से 5 वर्ष बाद क्या होगा? 55। और यहाँ से 10 वर्ष बाद क्या होगा? 1965। ऐसे ये चलता रहेगा, 75, 85, 95, 2005, 2015 और 2025, ठीक है, 10 ईयर्स और ये 5 ईयर। तो इसमें क्या बोला गया? इसमें ये बोला गया है कि राष्ट्रपति को ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के गठन का अधिकार है। बस आ रहे हैं झारखंड वाले कंटेंट में आ रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि झारखंड से ये कैसे जुड़ा हुआ है। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, देखिए यहाँ पर जो करंट अफेयर आपको लग रहे होंगे कि ये नेशनल करंट अफेयर से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं रिलेशन आपको मिल जाएगा झारखंड, जैसे कि ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। देखिए झारखंड से कैसे रिश्ता है, अभी देखिएगा आप। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ठीक है, तो इसके गठन का अधिकार है किसको? प्रेसिडेंट को है। क्या इसमें होता क्या है? जो हिंदी का यूज है उसको बढ़ावा देना है, प्रोग्रेसिव यूज करना है, और अंग्रेजी के यूज को लिमिट करना है, सीमित करना है, ठीक है। इसी के सिफारिशों के लिए इस ऑफिशियल लैंग्वेज का गठन किया जाता है। तो सबसे पहला जो कमीशन गठित हुआ था वो था 1955 में, बीजी खेर कमीशन, ठीक है। फिर उसके बाद 10 वर्षों के अंतराल में होने लगा। और इसमें कौन लोग शामिल होते हैं इस कमीशन में? मेंबर कौन कौन होते हैं? 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज है, कितना लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है। तो 22 लैंग्वेज के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होते हैं इसमें, तो संथाली का भी होगा। तो ये एक रिश्ता निकल करके आया झारखंड से, पहला। दूसरा क्या है कि अब इस कमीशन में जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको शामिल करने की मांग बढ़ गई है, ठीक है। जो क्षेत्रीय भाषा है उनको शामिल करने के लिए, उनको बढ़ावा देने की जो मांग है वो बढ़ गई है। तो ये दो कारण से ये झारखंड से संबंधित हो जाता है। ओके, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रीजनल लैंग्वेज जैसे कि कुड़ुक हो गया, ठीक है, कुरमाली हो गया, तो ये सब को जो है 8वीं शेड्यूल में शामिल करने की मांग तेज हो गई है, ठीक है। रिसेंटली चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि गिरिडीह से सांसद, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था संसद में कि कुरमाली को जो है इंपॉर्टेंस दिया जाए। ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा कब से लागू किया गया है? पॉलिटी मैंने पढ़ा है आपको, शेड्यूल एरिया वो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप पेशा समझ पाएंगे। झारखंड जीएस का जो कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स जो पेड क्लास है ऐप में, उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने आपको बताया है पंचायत के बारे में, और उसके बाद शेड्यूल एरिया के बारे में। तो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 इसका जिक्र किया गया है। शेड्यूल 6 में क्या आता है? AMTM है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। शेड्यूल 5 में क्या आता है? 10 राज्य आते हैं जिसमें कि झारखंड भी शामिल है, +9। तो जब पंचायत का कानून आया था, कब आया था? 73rd अमेंडमेंट 1992।
ये किस चीज़ के लिए था? पंचायत के लिए था। नगर निगम के लिए 74th था। तो ये जो कानून है, ये शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में लागू नहीं होता। शेड्यूल 6 तो खैर कहना ही नहीं, उसका अलग कानून चलता है, लेकिन शेड्यूल 5 के स्टेट्स में भी ये लागू नहीं होता है। लेकिन जब तक इसका अपना कानून, पेशा इसके बाद ही आता है, 96 में पेशा इसके बाद आता है। इसी के लिए बनाया गया था पेशा। क्यों? क्योंकि ये कानून इसमें लागू नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा कानून लागू होगा? पेशा लागू होगा। लेकिन जहाँ पेशा लागू नहीं हुआ था, वहाँ इस नियम के तहत लोग पंचायत के कानून चलाते थे। लेकिन अब पेशा आ गया है झारखंड में, तो ये कब लागू हुआ है? यहाँ पर मैंने जानबूझ करके 1 जनवरी और 2 जनवरी ऑप्शन में रखा है। ठीक है, देखिए ये 1 जनवरी को लागू हो गया था, लेकिन अगर बोला जाए ऑफिशियल तरीके से, तो ऑफिशियल तरीका तब माना जाता है जब ये गैजेट में पब्लिश हो जाए। ठीक है, जब ये गैजेट में पब्लिश हो जाए। गैजेट पब्लिकेशन ये कब होता है? ये जो है 2 जनवरी 2026 को होता है। गैजेट में पब्लिश कब होता है? 2 जनवरी 2026 को होता है, और 1 जनवरी में जो है ये अप्लाई हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए, दोनों साथ में आपको नहीं देगा। गैजेट में जो पब्लिश हुआ है, अब उसको आंसर लेके चलिए। दोनों साथ में नहीं देगा, यहाँ पर साथ में जानबूझकर रखा गया है ताकि आपको बताया जा सके कि ये 1 तारीख को ही लागू हो गया था, लेकिन गैजेट में पब्लिश कब हुआ है? 2 तारीख को। तो गैजेट के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2 जनवरी। ठीक है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो 2 जनवरी रहेगा या फिर 1 जनवरी रहेगा, कोई एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। क्लियर? और ये क्या है पेश, आप समझ गए ना? इसमें क्या है कि जो ग्राम सभा है, पंचायत की जो ग्राम सभा है, उसको पावरफुल बनाता है ये कानून। जैसे कि जल, जंगल, जमीन और स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, विशेष अधिकार देता है। जैसे जमीन अधिग्रहण की बात हो रही है, भूमि अधिग्रहण, तो उस पर रोक लगाना, ये पावर किसको होगा? ग्राम सभा को होगा। नशीले पदार्थों का नियंत्रण किसको पावर होगा? ग्राम सभा को पावर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड बजट 2026 से 27 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? फिस्कल डेफिसिट, अगर मैं 1,000 रुपए कमा रहा हूं और मेरा खर्चा 1,200 रुपए है। ठीक है, मैं कमा रहा हूं कितना? 1,000 रुपये, मेरे पास कितना पैसा आ रहा है? 1,000 रुपये, लेकिन खर्च है मेरा 1,200 रुपये। ये जो डिफरेंस आपको दिखा 200 रुपये, मतलब रिसीविंग और एक्सपेंडिचर में जो डिफरेंस है, उसी को क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। तो इससे ये जानकारी मुझे मिल रही है कि ये जो 200 रुपये है, मुझे किसी से उधार लेना होगा, कहीं ना कहीं से तो मांगना पड़ेगा किसी रूप में। तो ये 200 रुपये मुझे चाहिए, बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिजिकल डिफिसिट कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपको कितना बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एक वैल्यू रखा गया है 3%। फिजिकल डिफिसिट जो है जीएसडीपी का 3% तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और स्पेशल कंडीशन में 4% तक रखा गया, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3% से कम होना चाहिए, स्पेशल केसेस में 4 से कम होना चाहिए। तो झारखंड का फिजिकल डिफिसिट कितना जीएसडीपी का? 2.18%। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2.18%, जो कि 3% से कम है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, चलिए ये हो गया। और बजट का अमाउंट आपको पता है, 1.58 लाख करोड़। क्लियर? अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित इंस्पायर पुरस्कार मानक प्रदर्शनी में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए झारखंड से कितने विद्यार्थियों का चयन किया गया है? क्या है ये इंस्पायर अवार्ड मानक? ये मानक क्या होता है? मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पायरेशंस एंड नॉलेज। मिलियन माइंड ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पायरेशंस एंड नॉलेज।
ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो क्लास 10 क्लास 6 से 10 के जो छात्र हैं उनको इनोवेशन के लिए, उनमें इनोवेशन का बढ़ावा देना, क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देना, इस चीज़ के लिए ये अवार्ड जो है ये स्कीम स्टार्ट किया गया है। और अलग अलग प्रोजेक्ट के तहत छात्रों का चयन होता है। तो झारखंड से 12 छात्रों का चयन हुआ था और जो लोग सफल होते हैं उनको 10,000 रुपये पुरस्कार दिया जाता है उनके प्रोजेक्ट के लिए, उनके मॉडल के लिए, ठीक है, इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए। तो झारखंड के जो बच्चे चुने गए थे उनका एरिया कौन सा था? कृषि, पर्यावरण और जो करंट में जो दैनिक जीवन की समस्याएं हैं उनमें इनोवेशन के लिए ये उनका क्षेत्र था। तो कितने बच्चों का चयन हुआ था? 12 बच्चों का चयन हुआ था। ओके, नेक्स्ट, रामगढ़ तापीय विद्युत परियोजना किन दो संस्थाओं का संयुक्त उद्यम है? रामगढ़ तापीय विद्युत परियोजना अब करंट में है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन रामगढ़ देख करके आप शायद गेस नहीं कर पाए, ठीक है। तो रामगढ़ यहाँ पर जानबूझकर रखा गया है, इसको हम समझने की कोशिश की। पहले एक प्लांट हुआ करता था पीटीपीएस, आपने सुना है पीटीपीएस? पीटीपीएस का ही अधिग्रहण करके एक नया प्लांट बनाया गया है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के थ्रू। और इस प्लांट का नाम क्या है? इस प्लांट का नाम है पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये इसका नाम है। तो ये जो है जॉइंट वेंचर है किसका? एनटीपीसी का। और एनटीपीसी क्या है? नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। और जेबी वीएनएल, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, इसका जॉइंट वेंचर है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एनटीपीसी और जेबीवीएनएल, ठीक है। इसमें एनटीपीसी का शेयर ज़्यादा है, 74% है, झारखंड का 26% है। जेबीवीएनएल अगर ना रहे तो इसका जो दूसरी कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है, जेयूवीएनएल, तो इससे आप टिक कर सकते हैं, ठीक ना। और इसमें क्या है? इसमें 800 मेगावाट के 5 प्लांट हैं, मतलब कि 4,000 मेगावाट इसका टोटल जो है कैपेसिटी हो जाता है, ठीक है। टोटल कैपेसिटी 4,000 मेगावाट हो जाता है। इससे जो बिजली का उत्पादन होगा उसका 85% झारखंड को ही मिलेगा, 85% झारखंड को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इससे संबंधित। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब यहाँ समझना ये है कि रामगढ़ तापीय विद्युत परियोजना है ना, पतरातू कहाँ है? रामगढ़ में है। तो रामगढ़ नहीं लिख करके पतरातू लिखा रहे तो आप आंसर कर सकते हैं, पतरातू ना लिख करके रामगढ़ लिखा रहे तो भी आप अब आंसर कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, वन जीवी दीदी पहल के तहत प्रत्येक गांव से कितनी शिक्षित महिलाओं का चयन किया गया है? अब क्लियर हो गया ना। टोटल 17 गांव है, एक गांव से 18 महिला, एक गांव से 18 महिला, जब आप गुना करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 180 और 56, 306, 306 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। और इनको जो है यूनिफॉर्म दिया जाएगा, इनको यूनिफॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। इनके पास जो है वॉकी टॉकी होगा। और जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, महिला फीमेल फॉरेस्ट गार्ड, उनके साथ ये घूमेंगी, ठीक है। तो ये जो गांव है, ये जो कोर एरिया है पलामू टाइगर रिजर्व का, उस एरिया के जो गांव हैं उनकी महिलाओं, वहाँ की महिलाओं को, वहाँ की ग्रामीणों को शामिल किया गया है इसमें। टोटल 306 हो जाती हैं। काम क्या है? काम है इलीगल, जो अवैध वृक्ष की कटाई, अवैध शिकार, मानव वाइल्ड लाइफ, मानव एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, इसको रोकना, या मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितनी महिलाओं का? प्रत्येक गांव से 18 हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वन जीवी दीदी पहल में चयनित गांवों में से इनमें से कौन से गांव मुख्य रूप से शामिल हैं? तो कोर एरिया के जो गांव हैं वो इसमें शामिल होते हैं।
कोर एरिया के जो गांव है वो इसमें शामिल होते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें हेनार है, तुर्कुमी और कोटम। ये याद रखिए, अगर एग्जाम में आएगा तो अगर आपने पढ़ रखा है आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आंसर नहीं हो पाएगा ये। अब आपने एक बार देख लिया है, अगर ये क्वेश्चन इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप आंसर करेंगे। अब यहाँ पर मैंने बताया था गारू रेंज के जो गांव हैं, देखिए गारू यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये कोर एरिया में नहीं आता। रेंज अलग होता है, गांव का नाम अलग है, ठीक है। कोर एरिया के जो गांव हैं वही इसमें शामिल होते हैं। ठीक है? तो ये जो है यहाँ पर छिपा दोहर, गारू, बारिसाण, ये भी पलामू टाइगर रिजर्व का ही एरिया है, लेकिन ये कोर गांव नहीं है। ठीक है, ये कोई मार्केट एरिया या ब्लॉक वाला एरिया है। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं बेतला, यहाँ पर नेशनल पार्क है। महुआ डांड, यहाँ पर भेड़िया अभ्यारण्य है। सरयू नेतरहाट, कुटकू नेतरहाट आप जानते हैं किसके लिए फेमस है? पर्यटन के लिए फेमस है। और कुट के यहाँ पर एक डैम है, मंडल डैम। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, टाटा स्टील की इजी मेल्ट तकनीक मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से संबंधित है? झारखंड में करंट अफेयर बहुत ही कम होता है। 2-3 सेक्शन को मैं सेक्शन वाइज बताऊंगा, जैसे कि स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ठीक है। बाकी जो करंट अफेयर हैं बहुत ही कम होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन इंपॉर्टेंट को अलग अलग एस्पेक्ट से पढ़ना होता है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन मैंने बताया वो कंप्लीट हो गया, उससे जितनी इन्फॉर्मेशन निकल सकते हैं उसको 2-3 क्वेश्चन में कवर करवाया जा रहा है, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर टॉपिक से अगर आपको 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन करवाया जाए तो वो टॉपिक नहीं छूटने वाला है, ठीक है। इजी मिल्ट मैंने बताया था कि जो हेमंत सोरेन दावोस गए थे, बस उसी का ही एक रूप है इन्वेस्टमेंट लाना। लगभग 1.25 करोड़ इन्वेस्टमेंट लाने का प्लान है। उसी के तहत जर्मनी की एक कंपनी, क्या नाम है, एसएमएस ग्रुप, इसका इन्वेस्टमेंट है टाटा स्टील में 7,000 करोड़ का। इसके तहत क्या किया गया है कि इस टेक्निक को अपनाया गया, इजी मेल्ट। इसमें क्या होता है, जो ब्लास्ट फर्नेस है, स्टील गलाने के लिए जो ब्लास्ट फर्नेस है, तो इससे जो CO2 का इमिशन होता है, इस CO2 को रिसाइकल करके एक सिंथेटिक गैस बनाया जाएगा जिसको बोलते हैं साइन गैस। क्या बोला जाता है? साइन गैस। और इसको वापस से इसमें इंजेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि जो ओवरऑल CO2 इमिशन है ये 60% तक कम हो जाएगा। और पिछला बार जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया था कि किससे ज़्यादा, ठीक है, किससे ज़्यादा, तो वहाँ पर ऑप्शन में यही सब वर्ड ध्यान देना पड़ता है। ऑप्शन में क्या था? 50% से अधिक, ठीक है, 50 से 60%, तो 50 से अधिक, ठीक है, और ऐसे कितना है, 60% तक कम किया जा सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर किस प्रक्रिया से संबंधित है ये? क्या आंसर हो जाएगा? ब्लास्ट फर्नेस स्टील उत्पादन को आधुनिक बनाने के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस, पारंपरिक ब्लास्ट फर्नेस स्टील उत्पादन को आधुनिक बनाने के लिए, क्योंकि आप सिंथेटिक गैस दे रहे हैं, सीन गैस, साइन गैस, ठीक है। 50% से अधिक, 60% तक, अप टू 60%, ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, 1926 में स्थापित इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद को किस वर्ष भारत प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दिया गया है? अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्यों मतलब एग्जाम में पूछा गया है? अब देखिए, 1926 में ये इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। 2026 में कितना हो जाएगा? 100 ईयर्स। ये तो इंपॉर्टेंट हो गया ना, एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब ये इस्टेब्लिश हुआ था, किनके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा। और उस समय लंदन में एक स्कूल था, रॉयल स्कूल ऑफ माइंस, उसी के तर्ज पर इसको इस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि धनबाद में कोल माइंस है, तो सभी लोग बाहर जाते थे स्टडी करने के लिए, तो खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता था। तो यहीं पर स्टडी हो सके, यहीं पर रिसर्च हो सके, इसके लिए धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन इसमें जो एडमिशन होता था, ISM में जो एडमिशन होता था, इसका प्रोसेस क्या था? अभी तो जेई एडवांस हो गया ना, पहले IIT जेई हुआ करता था, IIT जेई, फिर बाद में ये क्या हो गया, ये एडवांस। किसी भी IIT में जाने के लिए जेई एडवांस क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, और पहले IIT जेई क्लियर करना। ओके, तो ये बहुत समय से जो है इसका चलन हो रहा था कि प्रोसेस सेम है,
अब वैल्यू सेम है, सब कुछ सेम है, आईआईटी के जैसा ही है, तो आईआईटी क्यों ना बनाया जाए इसको। तो फाइनली इसको 2016 में आईआईटी बनाया गया, 2016 में, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड में बहुयामी गरीबी वर्ष 2015 से 16 के 42.10% से घटकर 2019 से 21 में लगभग कितनी हो गई है? डिक्रीज्ड फ्रॉम 42.10% इन 2015 to 16 to approximately what in 2019 to 21। यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी परसेंटेज के बारे में पूछा जा रहा है। तो 2015 से 16 में ये कितना था? ये था 42.10%। अभी कितना हो गया 2019 से 21 में? ये हो गया 28.81%। इसको याद रख लीजिए, 28.181%। तो ये जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये सिर्फ गरीबी को नहीं बताता है, अलग अलग फील्ड जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इस तरह से टोटल 12 मेजरमेंट होते हैं, तो उसको ये बताता है, और ये नीति आयोग का रिपोर्ट होता है। तो इसमें झारखंड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो पहले से कितना घट गया ये? 13.29%, 29%, इतना जो है डिक्रीज हो गया है, इतना घट गया है। ओके, और टारगेट ये रखा गया है कि 2030 तक जो है इसको 15% के नीचे लाया जाए। 15% टारगेट किया गया है 2030 तक। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28.81%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गुमला जिले का गठन किस प्रमंडल के अंतर्गत किया गया है? दो न्यूज के लिए फेमस है ये, अब तो याद हो गया होगा आपको। पहला, रागी मिशन। रागी मिशन के तहत काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जिसके कारण से इसको रागी राजधानी कहा जाता है। पहले वाली क्लास में मैंने बताया था रागी क्या होता है, मड़ुआ, मड़ुआ को ही रागी बोलते हैं, रागी राजधानी। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूवमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूवमेंट, इसी के तहत एक है बोर्ड परीक्षा विजय, बोर्ड परीक्षा विजय अभियान इसी का ही है। गुमला के जो डीसी हैं उनके थ्रू जो है ये अभियान स्टार्ट किया गया था, और काफ़ी अच्छा जो है ये सफल रहा ये अभियान। और इसी के लिए गुमला डिस्ट्रिक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है, पीएम अवार्ड फॉर एक्सेलेंस दिया गया है। ठीक, तो इसलिए न्यूज़ में तरह तरह के क्वेश्चन इसलिए पूछे गए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है किस प्रमंडल में आता है? तो आपको पता है कि झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। कौन कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान और पलामू। ओके, तो ये जो साउथ छोटा नागपुर है, इसमें क्या क्या आता है? रांची, खूंटी, फिर क्या आता है? गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा। तो गुमला किसका हिस्सा है? दक्षिणी छोटा नागपुर का हिस्सा है, और ये रांची से अलग होकर के नया जिला बना था। कब बना था? 18 मई 1983 को, 18 मई 1983 को। ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। फिर है जुवेनाइल मेल कौन का विश्व में पहला प्रलेखित प्रमाण किस युग से संबंधित है? द वर्ल्ड्स फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ जुवेनाइल मेल कौन इज कंसिडर्ड टू बिलोंग टू विच एरा पीरियड? तो ये कौन सा एरा हो जाएगा? परमियन काल। ठीक ना, ये किसका हिस्सा है? ये पैलियोजोइक एरा का लास्ट हिस्सा है, लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले, मतलब 20 से 25 करोड़ वर्ष पहले। तो उस समय का यहाँ पर जीवाश्म मिला है, दो जीवाश्म है। एक तो समुद्र के जल का साक्ष्य मिला है, दूसरा पौधे का जीवाश्म मिला है, बीज वाले पौधे का जीवाश्म मिला है। ठीक है, कौन सा बीज है, क्या नाम है इसका?
ग्लोसॉप्टेरिस। ग्लोसॉप्टेरिस ये जो पौधा है उस समय गोंडवाना महाद्वीप में, दो महाद्वीप हुआ करता था उसमें, पहले तो पेंजिया था ना, फिर लारेसिया हुआ और नीचे गोंडवाना हुआ। तो ये गोंडवाना में बहुत ही बहुतायत मात्रा में पाया जाता था ग्लोसॉप्टेरिस। तो ये एक विलुप्त बीज वाला पौधा था, मतलब विलुप्त हो गया है। तो इसका बीज मिला है, क्या बीज मिला है इसका। और यहाँ पर जो बोला गया है जुनाइल मेल कोन, ये मेल कोन, कोन क्या होता है, जो परागन बनाता है, जो पॉलन बनाता है। तो ये पाया गया है, ठीक है। कहाँ पाया गया है? उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र के अशोक खदान में, कोयला खदान में। कहाँ, ये किस जिला में? चतरा में है। ओके। और किसके द्वारा रिसर्च किया गया है? बीरबल साहनी पूरा विज्ञान संस्थान, ठीक है, बीरबल साहनी पूरा विज्ञान संस्थान। ओके, फरवरी में ही हुआ था। तो ये पर्मियन काल से संबंधित है। इतने सारे पॉइंट्स हो गए, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा एग्जाम में। ओके। और ये जो रिपोर्ट है, इसके रिसर्च का जो रिपोर्ट है, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कोल जियोलॉजी में पब्लिश हुआ था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जेपीसी के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे लोग जो चतरा से बिलोंग करते हैं या हजारीबाग से बिलोंग करते हैं, इसको रट लीजिए आप, अगर जेपीएससी मेंस क्लियर करके इंटरव्यू फेस करते हैं आप तो। लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। 25 से 26 के अनुसार राज्य का कुल जीएसडीपी, वास्तविक बोला गया रियल है ना, रियल जीएसडीपी 2025 से 26 के लिए कितना अनुमानित है? देखिए, जब रियल बोला जाता है ना, आप देखते होंगे क्वेश्चन में रहता है करेंट, कांस्टेंट, ऐसा रहता है। कहीं कहीं करेंट रहेगा, कहीं कहीं कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट क्या है कि एक बेस ईयर फिक्स किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, एक बेस ईयर फिक्स किया जाएगा। अब क्या है कि कोई वैल्यू निकालना होता है तो कांस्टेंट प्राइस पे ही देखना होता है। जैसे कि यहाँ बोला गया जीएसडीपी रियल, तो रियल बोला गया तो कांस्टेंट प्राइस पे, रियल नहीं रहेगा तो करंट प्राइस पे। करंट प्राइस का मतलब ये हुआ कि उस कांस्टेंट वैल्यू में इन्फ्लेशन ऐड किया जाएगा। इन्फ्लेशन ऐड करके जो वैल्यू निकलता है उसको करंट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे कांस्टेंट प्राइस, तो रियल जीएसडीपी बोला गया इसका मतलब ये कांस्टेंट प्राइस की बात कर रहा है। तो कांस्टेंट प्राइस में जीएसडीपी कितना है झारखंड का? ये 3,21,892 करोड़ है। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाए। कांस्टेंट प्राइस पे है ये, इसको याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि ग्रोथ रेट कितना है। ग्रोथ रेट कितना है? ये 6.17% है, 6.17%, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। इसमें एक नया चीज आप देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जो पेड क्लास के स्टूडेंट हैं झारखंड जीएस के, झारखंड जीएस फाउंडेशन क्लास, तो इसके लिए इसमें क्या किया जाएगा, जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको चैप्टर वाइज 17 चैप्टर कंप्लीट करवाया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल करके आते हैं, बस ये 2 से 3 दिन में हो जाएगा, सब कुछ तैयार है, ठीक ना। उसके बाद जो करंट अफेयर आप देख रहे हैं, इसको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन करके आता है, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड हो गया, तो उस तरह से भी करवा दिया जाएगा। ये तो रहेगा ही जो आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन टॉपिक वाइज भी करवा दिया जाएगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्टेट वाइज तो रहेगा ही, मिक्स क्वेश्चन, साथ ही साथ टॉपिक वाइज भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपलोड कर दिया जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन। और ये सारे कंटेंट का टेस्ट आप अटेंड कर पाएंगे बाइलिंगुअल फॉर्म में, जो 5000 MCQ है। क्लियर? तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप झारखंड जीएस को पढ़ने वाले हैं, काफ़ी अच्छा मार्क्स आएगा। और एग्ज़ाम के बहुत पहले, अभी 20 दिन है ना, देखिएगा कि एक वीक में बहुत हद तक जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।